खान साहब ने जनाब इलेक्शन के हवाले से भी एक और डेडलाइन या अल्टीमेटम देने की बात कर दी है। जावेद हुसैन साहब, ये बताइएगा क्या मुलाकातें हो रही हैं लंदन में? नवाज शरीफ से जो है वो मुलाकातें हो रही हैं और इसमें जो खास तौर पे जो जिक्र हो रहा है वो पाकिस्तान की सियासत का है। जो रहनुमा हैं उन्होंने फौरी तौर पर नवाज शरीफ को वतन वापसी से मना किया है। इलेक्शन चाहे वो अर्ली हो या टाइम पर हो, 2 या 3 माह कबल जो है वो नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम बनेगा। खान साहब अगले लाहेमल का ऐलान कभी इम्कान है कि वो कर देंगे कि जनाब वो क्या करने जा रहे हैं? वहाँ पर वो रहनुमा मौजूद हैं जो हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। अगर नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में सर्वाइव कर जाती हैं तो मियां साहब वापस आ जाएंगे। NA 157 के हवाले से यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं? PTI के जैन कुरैशी की जानिब से जो कौमी असम्बली की निश्चित खाली की गई थी उस पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन उस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर चुका है। एक तरफ तो काफी ज्यादा मुश्किल हालात का कहते हैं जनाब चाय ना पिए। अब क्योंकि पंजाब हुकूमत इनके पास रही नहीं है, वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर रही है इन इलेक्शन में NA 157 में, और एक तो नया ओहदा क्रिएट किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हैं, लेकिन आशूरे के बाद 9-10 मुहर्रम के बाद हुकूमत भी खान साहब के खिलाफ और खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। खान साहब ने जनाब इलेक्शन के हवाले से भी एक और डेडलाइन या अल्टीमेटम देने की बात कर दी है, और 14 अगस्त को वो भी एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। ये जलसा इस्लामाबाद में होगा, और उस दिन वो कहेंगे कि जनाब 1 महीने का अल्टीमेटम है, अगर हुकूमत इलेक्शंस करवा लेती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करवाती है तो फिर आगे क्या होगा, आगे का लाहेअमल क्या होगा, इसका गालिबन वो ऐलान करेंगे। लेकिन इससे पहले जनाब खान साहब जो स्ट्रेटेजी अपना रहे थे वो अदालतों की तरफ देखने की अपना रहे थे। जितने भी फैसले किए जाते थे उनको अदालतों में चैलेंज किया जाता था। इसी वजह से उनको पंजाब भी वापस मिला है। पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनाब उन्होंने बड़ी तेजी के साथ ये सारे मामला देखे। लेकिन अब वो वापस अपना घेर चेंज कर रहे हैं, और उसके बाद वो शायद स्ट्रीट पावर की तरफ आ रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एक ही सियासी रहनुमा है जो कि स्ट्रीट पावर दिखा सकता है, जो एक कॉल पर लोगों को बाहर निकाल सकता है, और वो खान साहब हैं। और खान साहब का ये होम ग्राउंड है। 2014 में भी उन्होंने जलसे किए थे, धरने किए थे, और उनको ज्यादा मजा आता है इस तरह की सियासत करने का। तो शायद हो सकता है अगर 1 महीने के अंदर हुकूमत ने जनाब इलेक्शंस अनाउंस नहीं किए तो खान साहब शायद दोबारा से या तो लॉन्ग मार्च करें या स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करें। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तीसरी बार लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। कई फैसले किए गए हैं और उन फैसलों के हवाले से बात करेंगे। अंदर की खबरें क्या है, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्या नून लीग के रहनुमाओं ने उनको वापस आने का मशवरा दिया है, क्योंकि खान साहब के मद्दे मुकाबिल पूरी चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे PDM हो, लेकिन वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ साहब ने इस पर इजहार बरहमी भी किया कि खान साहब का एक नैरेटिव है, और वो नैरेटिव सही है गलत है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इत्तेफाक भी कर सकते हैं, जो आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो। लेकिन उनका यह मानना है, नवाज शरीफ का कहना है कि उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए पूरी PDM के पास, पूरी 14 जमातों, पूरी पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा नैरेटिव नजर नहीं आता है जिससे वो आवाम को मोबिलाइज कर सकें या खान साहब के नैरेटिव को काउंटर कर सकें। तो जनाब इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। -1 की भी बातें की जा रही हैं, -1 की सदाएं एक बार फिर से बुलंद हो रही हैं। 2000 में हमने देखा नवाज शरीफ साहब वापस बाहर चले गए थे, डील करके गए। 2002 में बेनजीर भुट्टो साहबा को जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी थी, और उसके बाद नून लीग से काफ लीग बनी। ये सदाएं पहले भी बुलंद होती रही। एक बार फिर से -1 की बात की जा रही है, एक बार फिर से 62-63 की बात की जा रही है, और जनाब इस हवाले से रेफरेंस भी तैयार किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। सिद्दीक जान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। थैंक यू सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा अकील अहमद नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा जावेद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। लेकिन पहले खबर ले लेते हैं, उसके बाद तज्जिया करेंगे अगर आप इजाज़त दें सिद्दीक भाई। तो जनाब जावेद हुसैन साहब, ये बताइएगा क्या मुलाकातें हो रही हैं लंदन में, किस किस्म की मुलाकातें हो रही हैं? तीसरी बार मुलाकात हुई, इत्मीनान है, वापसी आने का प्लान है, या क्या करने का इरादा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी, वो तकरीबन 1.5 माह में उनका तीसरा दौरा है ये लंदन का, और इसमें उनकी बिलखसूस नवाज शरीफ से जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। और इसमें जो ख़ास तौर पे जो जिक्र
हो रहा है वो पाकिस्तान की सियासत का है, और इसमें उस सियासत में भी जो है वो जिक्र ज़्यादातर वो इमरान खान की सियासत का है, उनके बयानिए का है। और उस पर हम देखते हैं कि अब वो हम ख्याल रहनुमा जो कि मरीम नवाज़ से भी मुताबिकत रखते हैं, नवाज शरीफ की बयानिए से भी मुताबिकत रखते हैं, जिसमें शाहिद खान अब्बासी हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं और मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि दीगर रहनुमाओं की रवानगी के हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि चंद रोज़ में सरदार याद सादिक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, अता तारड़ हैं और दीगर रहनुमा भी लंदन रवाना होंगे। तो इसमें जो चीज़ें ज़ेर गौर आ रही हैं, जो बहस हो रही है, वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और बयानिया है उसको कैसे शिकस्त दी जाए आइंदा आम इंतखाबात में, और आने वाले दिनों में इस पर बातचीत हो रही है। और जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि ख़ास तौर पे अब जो मामला ज़ेर गौर है उसमें नवाज शरीफ की नाहली को ख़त्म करवाने के हवाले से कानून साजी करवाने पर बातचीत हो रही है। और दूसरी जानिब जो PDM ने फैसले लिए, जो कि वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ली गई, अब तय ये हुआ है कि PDM के जो मज़ीद फ़ैसले हैं वो नवाज शरीफ की मंजूरी से आगे होंगे और इस हवाले से तमाम फ़ैसले लंदन में किए जाएंगे। तो इस हवाले से जो रहनुमा हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पर नवाज शरीफ को वतन वापसी से मना किया है, और उसकी वजह वही बताई है कि डॉक्टर्स की जो इजाज़त है उसके बाद वो वापस आएंगे। लेकिन जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इलेक्शन चाहे वो अर्ली हों या टाइम पर हों, जैसे ही अनाउंस होंगे उससे 2 या 3 माह कबल जो है वो नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम बनेगा और वो आकर यहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जब भी नून लीग के रहनुमाओं से बात की जाए, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात की जाए, तो वो तो कहते हैं कि जनाब अगले साल ही होंगे ये इलेक्शंस ना, अगस्त 2023 में पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद इलेक्शंस हो सकते हैं। तो क्या ये ज़ेर गौर लाया जा रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उस दिन भी, जिस दिन पंजाब की हुकूमत उनके हाथ से चली गई थी, उन्होंने कहा था कि हम तो पहले दिन से इसके हक में नहीं थे। तो क्या उनके अंदर अभी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब पहले कर लेते हैं इलेक्शंस? बिल्कुल, इस हवाले से जो रहनुमा इस वक्त लंदन में मौजूद हैं वो तमाम इस बात पर ही मुत्तफिक थे कि हुकूमत में नहीं आना चाहिए और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए या अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो इस हवाले से मुशावरत हो रही है, और ख़ास तौर पे जो पंजाब के ज़मीनी इंतखाब हुआ उसमें जो शिकस्त हुई और उसके फ़ौरी बाद जो है वो मौजूदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि उनको शिकस्त हुई। इस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है पार्टी की क़यादत जो लंदन में मौजूद है कि पार्टी को अब आइंदा से किस तरीके से चलाया जाएगा, और जो अभी 9 हलकों में नेशनल असम्बली का ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है उसमें क्या हिकमत अमली रखी जाएगी, क्योंकि बड़ी परेशानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, उसको शिकस्त कैसे देनी है। इस हवाले से ये भी अब फैसले किए जा रहे हैं कि इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल करवाया जाए, और दूसरी जानिब एक हल्का पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून की वो ये भी इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहा है क़यादत को कि डायलॉग करवाया जाए जिसमें सियासतदानों की नाहली जो है उसको ख़त्म करवाने के हवाले से तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो लेकिन पार्टी के अंदर जो कारकुन से लेके क़यादत तक के जो मामला हैं उसमें इमरान खान की मुखालिफत मौजूद है, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को माइनस करके दीगर जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए और वहाँ पर ये फैसले किए जाएँ कि जो नाहली है सियासतदानों की उसमें कानून साजी उसकी की जाए मज़ीद, और जिसमें नवाज शरीफ की नाहली जो है उसको भी ख़त्म करवाया जाए। ठीक है सिद्दीक जान, ये बताइएगा क्या तज्जिया है सर, क्या अंदरूनी मामलात निकल कर सामने आ रहे हैं? बेचैनी है नून लीग में, और वो जाहिर सी बात है इस वजह से भी है, खान साहब का बयानिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है, इसके अलावा कोई सूबा उनके पास है नहीं। KP अगर बात की जाए तो PTI के पास है, पंजाब उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास है, कश्मीर उनके पास है, और वो अब आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। वो इस तरह से आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, 14 तारीख को जलसा भी होगा और गालिबन खान साहब अगले लाहेमल का ऐलान कवीम खान है कि वो कर देंगे कि जनाब वो क्या करने जा रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। उनकी फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया था कि मजीद वक्त नहीं दे सकते हैं। तो जो मूड नजर आ रहा है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है। देखें, एक तो जावेद भाई ने जो खबर दी, जावेद हुसैन साहब ने, इसमें एक तो तय हो गया कि अब इस्लामाबाद के और पाकिस्तान के फैसले लंदन में होंगे। एक नया लंदन प्लान वहाँ पर तैयार हो रहा है और सब नजरें अब लंदन पर हैं, और शायद इसीलिए ही जो PDM का सरबराही इजलास है वो इसीलिए ही मुलतवी किया गया, 2 बार उसकी तारीख चेंज की गई, अब आशूरा के बाद के होगा। यही वजह है कि अब असल फैसले लंदन में होने हैं। और जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि ये वहाँ पर वो रहनुमा मौजूद हैं जो हुकूमत लेने के हक में नहीं थे, जो समझते थे कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, और मरीम नवाज साहब भी अपने जलसों में बार बार कह रहे थे कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। अब वो वहाँ जो गए हैं, लेकिन परेशानी ये है कि अब अगर फॉरेन इलेक्शन में जाते हैं तो वही होगा जो 17 जुलाई को हुआ है। अब एक और जो बड़ी खबर आज जावेद साहब ने दी है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर वापस ना आने का फैसला किया है। अब मसला यह है कि इनको पता है कि चौधरी परवेज लाई यहाँ वज़ीर आला पंजाब हैं,
नवाज शरीफ वापस आते हैं तो अब ये तो नहीं हो सकता कि मियां साहब यहाँ पर इस्लामाबाद आके बैठ जाएं। वो इस्लामाबाद आकर बैठ भी जाएं, वो आकर इस्लामाबाद बैठ भी जाएं तो और फैजाबाद से पीछे पीछे रहें, फैजाबाद को क्रॉस ना करें, तो भी मसला ये है कि जो पंजाब में जिस अगली स्टोरी पे हमने बात करना है, फवाद चौधरी जा रहे हैं, जो बड़े फैसले हो गए हैं कि पंजाब में क्या करना है। पंजाब से पुलिस आके जिन केसेस में वो मतलूब हैं उन केसेस में आके पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनके भाई भी उनको नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए परेशानी ये है कि पहले नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म करवाए जाए। इसमें बड़ी जो एक चीज़ है जो मैं आपको अदालती मामला से बता सकता हूँ सलमान भाई, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम वाले केस से। अगर नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में सर्वाइव कर जाती हैं तो मियां साहब वापस आ जाएंगे, और अगर नैब तरमीम सर्वाइव नहीं करती फिर मियां साहब जो है वो अपने उस जो फैसला है कि वो अपनी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब पार्टी की परेशानी ये है, पार्टी के अंदर बहुत सी बड़ी तादाद में रहनुमा वो हैं जो कहते हैं कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, चाहे जेल बैठ जाएं। उसमें फिर पार्टी के एक और तबका है, वो कहता है जेल बैठ जाएंगे तो बाहर से बैठ के चले वो तकरीरें करते हैं, बयानात देते हैं, मुख्तलिफ लोगों से आप राब्ते में हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ आगे जेल चले गए तो और ज़्यादा मोरल डाउन हो जाएगा। तो ये अब बहस जारी है, लेकिन बड़ी खबर बहरहाल यही है कि फौरी तौर पर वापस न आने का फैसला किया है। लंदन में फैसले होंगे, इलेक्शन कब कराना है ये अगले 4-5 दिन बहुत अहम है। लगता यह है कि कोई ना कोई बड़ा फैसला जो है वो लंदन से सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे मजीद बात करूंगा इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारी राय निकलकर सामने आ रही है। पहली राय तो ये भी है नवाज शरीफ साहब को फौरी वापस आना चाहिए, क्योंकि वोट अगर नून लीग को अगर मिलता है तो नवाज शरीफ के नाम पर ही मिलता है, इसके अलावा किसी के नाम पर उनको वोट नहीं मिलता है, और इस हवाले से पार्टी के अंदर काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात है। तो मजीद आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अकील अहमद, उनसे मजीद बात करेंगे। ये NHA है, NA 157 के हवाले से यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, जरा उनसे बात करते हैं, उनके पास बड़ी खबर है। अकील बताइएगा क्या खबरें हैं वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो PTI के जैन कुरैशी की जानिब से जो कौमी असम्बली की निश्चित खाली की गई थी उस पर अब जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर चुका है। तो उससे कबल ये इतलात सामने आ रही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो NA 57 का एक अहम हल्का है शाह महमूद कुरैशी का, वहाँ पर जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो देखने में आ रहा है कि अहम तैनातियाँ की जा रही हैं, अहम पोस्टिंग्स की जा रही हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन उस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर चुका है, जिसके बाद कानूनी तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन के हल्के में कोई जो है वो ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं की जा सकती। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ दिन कबल NHA के दो इंतहाई अहम अफसरान को जो है वो उस हल्के में तैनात किया गया, और जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इससे कबल भी वफाकी हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोशिशें की गई कि जिन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएँ वहाँ पर तरक्याती काम करवाए जाएँ, तरक्याती स्कीम्स जो उन पर काम करवाए जाए, फंड जारी किए जाएं। तो जो अब ये जो NHA के 2 अफसरान को तैनात किया गया है, आला अफसरान को तैनात किया गया है, तो इस हवाले से भी जो है वो अब इस जो है वो इलेक्शन कमीशन से जो रजू किया गया कुछ अफराद की जानिब से NA 157 में PTI की जानिब से जो बताया गया कि गुज़िश्ता रोज रिटर्निंग ऑफिसर को एक बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दी गई, जिसमें ये कहा गया कि जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से अब ज़िमनी इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी हो चुका है उसके बाद भी दखल अंदाजी की जा रही है। यहाँ पर जो है वो अफसरान की तकर्रुर और तबादले किए जा रहे हैं, मनपसंद अफराद को यहाँ पर जो है लगाया जा रहा है, जिससे जो उनको एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो उनको नहीं मिल रहा, और जो उनके जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है वो इस हवाले से जो है वो जो वफाकी हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज हमारी जानिब से इलेक्शन कमीशन से जब रजू किया गया तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर लायल निकला, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना था कि जो NA 157 का हल्का है वहाँ पर कोई तकर्रियाँ और तबादले नहीं किए गए। लेकिन जब उनको NHA के जो ये नोटिफिकेशन दिखाए गए तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो है वो सिर्फ बयान जो एक जुबानी बयान है वो जारी किया, और उन्होंने कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन आज 3 दिन हो चुके हैं। और ठीक है, अच्छा, इसका नोटिफिकेशन भी हमारे स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, और गालिबन जो आप कह रहे हैं कि 2 सीनियर अफसरान में तबादला कर दिया गया है, इस हवाले से ये जो नोटिफिकेशन है अपनी स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को दिखा रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई नया ओहदा भी पैदा किया गया है, कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं? जी देखिए, जो NA 57 में 2 नए ओहदे तैनात किए गए हैं। हालांकि
ये पहले जो है वो यहाँ पर ओहदे नहीं थे, लेकिन अब NHA की जानिब से 2 ओहदे तैनात किए गए और उन पर जो है वो अब ये अफसरान को जो है वो तैनात किया गया है। एक इंजीनियरिंग कोर का जो है एक इंजीनियरिंग का नया डिपार्टमेंट, अब जो उससे पहले जो है वो NHA में नहीं था, लेकिन अब दोबारा उसका एक डायरेक्टर लेवल का यहाँ पर एक पोस्ट खाली की गई, जबकि एक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का एक जो है वो नई पोस्ट जो है वो कायम की गई, जिस पर ये 2 अफसरान को जो है वो लगाया गया। और इस हवाले से 2008 से 2013 तक ये जो एक अफसर थे इनमें से ग्रेड 18 के, उनको भी 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत में NHA के अंदर लगाया गया और जो है वो काफी उनसे जो है वो सवाले से चलें ठीक है। सवाल से मजीद भी अकील अगर मुझे डिटेल्स लेनी हो मैं आपसे जरूर रब्ता करूंगा। अकील फिल वक्त आपके बहुत शुक्रिया जनाब। सिद्दीक ये बताइएगा, ये नए ओहदे पैदा किए जा रहे हैं, NA 157 में इंतखाबात होंगे और उसके बाद फिर ये तैनातियाँ की जा रही हैं, सडनली ये तैनातियाँ हो रही हैं। एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात का कहते हैं जनाब चाय ना पिए 2 के बजाय 1 रोटी खाएं, और दूसरी तरफ ये शाह खर्चियाँ चल रही हैं। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पंजाब क्योंकि इनके पास नहीं रहा, और आपने 17 जुलाई से पहले देखा कि इन्होंने पंजाब में किस तरह से वसाइल का बेदरे का इस्तेमाल किया था। इन्होंने हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की थी, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया था, मीटर लगवा लो, खंबे लगवा लो, सोलिंग लगवा लो, तकर्रियाँ करवा लो, तबादले करवा लो, नौकरियाँ ले लो, हर तरह की इन्होंने कोशिश की थी। अब क्योंकि पंजाब हुकूमत इनके पास रही नहीं है, वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर रही है इन इलेक्शन में। NA 157 में 2 तकर्रियाँ की गई हैं और एक तो नया ओहदा क्रिएट किया गया है, क्योंकि गिलानी साहब के बेटे ने वहां से इलेक्शन लड़ना है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। और ये जो तकर्री की गई है ये NHA की जानिब से की गई है। NHA के जो सरबराह हैं पहले उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं, क्योंकि उनका जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे बड़ा उनका ताल्लुक रहा, उस वक्त भी उनके ऊपर सवालात हैं। उनको भी इन सवालात का जवाब देना होगा और इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई हैं कि यहाँ पे तकर्रियाँ हो रही हैं, तबादले हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो सोया हुआ है। पता ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि एक हल्के में जहाँ पे इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगा चुका है, अगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ की बात हो तो इलेक्शन कमीशन भाग के आ जाता है, हर बात पे नोटिस ले लेता है, फैसले कर देता है, और ऐसे ऐसे फैसले किए जाते हैं जो अदालतों से जाके कलअदम हो जाते हैं। आप देखें ना कि पिछले 1.5-2 साल में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कितने ऐसे फैसले किए हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके कलअदम हो गए। यहाँ पे PDM हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, इनके तहादियों की हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए अब वहां पे NHA में तकर्रियाँ कर रही है, तो इसमें तो इनको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करना चाहिए। NHA के जो सरबराह है पहले तो ये देखना चाहिए, सारा जायजा लेना चाहिए कि किस तरह से हो गई इनके नोटिफिकेशन के बावजूद। फिर इनको अगर ये उसकी बिल्कुल वायलेशन बादी नजर में तो नजर आ रही है, वायलेशन है, तो फिर NHA के हुकाम को नोटिस दें, कंटेम्प्ट का नोटिस दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि आप रियासत के साथ वफादार हैं, एक खानदान के साथ वफादार हैं, आप आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं या आपको PDM के फंड में से पैसे मिलते हैं। ये बड़े सवालात हैं, ये बड़ी स्टोरी है, क्योंकि ये एक हल्का नहीं है। जहां जहां इलेक्शन होगा वहां वहां अब वफाक के वसाइल खर्च होंगे। और आप अंदाजा लगाएं सलमान साहब, जब मुल्क के अंदर मुआशी हालात आपने देखे हैं, सूरत हाल आपने देखी है, इन लोगों का अभी भी मुईशत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, अवाम के लिए कोई तवज्जो नहीं है। अभी भी इनके पास यह कि इलेक्शन जीतने, इलेक्शन रिग करने, हमने करप्शन करनी है, हमने लूट मार करनी है, हमने जो है वो धांधली करनी है, उन चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। और एक और चीज़, सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को देखना चाहिए कि किस तरह से हुकूमत जो है वो जो कानून है, कायदे हैं, ज़ाब्ते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रही है। मेरा ख्याल है कि ये तकर्री जैसे अकील साहब बता रहे थे कि चैलेंज हो गई ऑलरेडी, जो इसको दरख्वास्त भी दी गई आर ओ को देखना चाहिए और इस स्टोरी का हम फॉलोअप करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन से भी जवाब लेंगे, आर ओ से भी जवाब लेंगे और जो भी इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी बताएंगे, क्योंकि ये इस तरह से अगर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन जीतना है तो ये तो फिर ज़ाहिर है लोगों को नजर आ रहा है कि किस तरह से कोशिश। ठीक है, चलें वापस वही वाली बात जो कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अच्छा, ये 2 राहें पाई जाती हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये कहा जाता है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, खबरें तो आ जाती हैं कि जनाब कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि आज भी जो वोट मिलता है नून लीग को वो नवाज शरीफ के नाम पर मिलता है, उनके चेहरे पर मिलता है, लेकिन एक तवील अरसे से उनका जो वोटर है वो खाइफ बैठा हुआ है, नाराज़ भी है, कह रहे हैं कि जनाब कायदी यहाँ पर नहीं है, कायदी जो है लंदन जाकर बैठ गए हैं और वहाँ से सारे मामला चला रहे हैं। इस वजह से उनके जो वोटर हैं वो भी डाइवर्ट होते हुए चले जा रहे हैं। कोई बयानिया नहीं है, कोई ऐसा बयानिया नहीं है जिसकी वजह से वो अगले जनरल इलेक्शंस में लड़ सकें और अपना मुद्दा बयान कर सकें कि उन्होंने माजी में क्या किया और आइंदा क्या करने के लिए जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनाब आप वापस आइए, वापस आके इन चीज़ों को लेके चलिए, लेकिन कुछ लोग जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि वो चाहते नहीं है कि जनाब वापस आएँ, क्योंकि सेहत तो खैर चलें बहाना भी हो सकती है, लेकिन मामला ये है कि वो अभी वापस आएंगे तो उनको गालिबन शायद जेल जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी कौन काम कर रही है नून लीग में?
देखें, मैं आपको बताऊं कि नून लीग में नवाज शरीफ साहब का दौर जब भी रहा है, नून लीग के पास एक ही सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी और जिनका नाम है शहबाज शरीफ साहब। हमेशा उनको इन्होंने बेचा है, उनके बारे में बताया, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। आम ओहदों पर बैठी हुई बड़ी बड़ी शख्सियात कहती हैं यार जो भी है एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा है। सुबह जाग जाते थे, टिकट्स के ऊपर एक्शन होते थे, वजीर सेहत भी वो थे, वजीर कानून भी वो थे, DPO भी वो थे, SHO भी वो थे, थानेदार भी वो थे। जहाँ पे कोई मसला होने शहबाज शरीफ साहब ने पहुँचना है, उंगली के इशारे से दो चार को मुअत्तल करने, किसी को गिरफ्तार कराने और अस्पतालों में पहुँच जाने, वॉशरूम पहुँच जाने, लोटे को हिला के चेक करने, टूटी खोल के देख लें। ये सारी रंगबाजियाँ और ड्रामेबाजियाँ होती थी और इस तरह से उनकी ब्रांडिंग की गई। जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे तो आप उठा के देखें क्या कहा गया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बीमार होती नजर आ रही है। इनका असल जो प्लेयर थे वो शहबाज शरीफ थे, हमेशा उनकी कारकर्दगी को बेचा इन्होंने। और बड़ा आसान था ना कि वफाक से फंड लिए जाओ, खर्च किए जाओ, मीडिया को खर्च किए जाओ और ये ड्रामेबाजी और शोबाजियाँ करते रहो। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो मामला है, उनका बयानिया क्या पॉपुलर हुआ था, जो वो समझते हैं कि पॉपुलर हुआ था, वोट को इज्जत का बयानिया था। पहली मरतबा पाकिस्तान में किसी ने पाकिस्तान की फौज की क़यादत को जो मौजूद थे, सिटिंग चीफ आर्मी चीफ थे, उनका नाम लेके अटैक किया। तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक तबका है जो उनके साथ जुड़ गया कि जनाब क्या बात है, उन्होंने आर्मी को ललकार दिया है। लेकिन और फिर वोट को इज्जत की बात हो गई। लेकिन इन्होंने इक़्तिदार जिस तरह से लिया, जिस तरह से इनको मुसल्लत किया गया, इन्होंने तो ज़िब्बा कर दिया वोट को इज्जत का बयानिया। अब इनके पास वोट को इज्जत का बयानिया भी नहीं रहा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी भी नहीं रहा, कारकर्दगी भी नहीं रही। शहबाज शरीफ भी पिट गए हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, इनके हाथ में अब कुछ नहीं है। और नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाएं तो मैं नहीं समझता कि अब उनको कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी जो नून लीग समझती है कि हो गई थी, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी पे हो गई थी। कानूनी पेचीदगियां भी हैं कि आप कहाँ रुकेंगे, वही वाली बात। अगर वापस भी आ जाते हैं तो आपने रायवंड जाना है, लाहौर में रहना है या फिर इस्लामाबाद में रहना है, और इस्लामाबाद में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये बताइएगा जनाब जावेद के आने वाले वक्तों में अगर नवाज शरीफ साहब वापसी का फैसला करते हैं, कौन कौन से मसाइल हैं कानूनी तौर पर जो फेस करना पड़ सकते हैं उनको? देखें, उनका जो बड़ा मसला है वो तो नाहली का है, जो कि उनकी नाहली जो है उसको ख़त्म करवाया जाए और दीगर जो मुकदमात जिसमें वो ज़मानत पर हैं, उस हवाले से उनको फेस करना पड़ेगा, बड़े मसाइल उनका सामना करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में उनका ये कहना है कि जो दीगर रहनुमा वहाँ पर गए हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि फ़ौरी तौर पर वापस ना आए, इससे कबल जो है वो तमाम मुकदमात को ख़त्म करवाया जाए और ख़ास तौर पे जो नाहली है उसे ख़त्म करवाया जाए और इसके लिए कानून साजी करवाई जाए पार्लियामेंट से। तो इस पर जो है वो काम तेज़ कर दिया गया है। और दूसरी जानिब पंजाब की जो सूरत हाल रही उस पर हम देखते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ हमज़ा शहबाज ने भी लंदन में मुलाकात की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से, और उसमें भी ये इत्तेफाक हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था उस हवाले से, और दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान और दीगर जो अकाउंट्स थे जिस हवाले से बात की जा रही है, तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर इत्तेफाक किया गया, जिसका मकसद यही है कि इसी मामले को लेकर के अब इलेक्शन की कैंपेन की तरफ जाया जाएगा। और अभी जो 9 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर उसमें भी इसी बयानिए को सामने रखा जाएगा कि ममनुआ फंडिंग केस का जो एक पूरा नताइज हैं उसको अवाम के अंदर एक बयानिया बनाकर लेकर जाया जाए। और दूसरी जानिब जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल जो है वो जो नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़, उनको भी अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान है। तो इस हवाले से भी मामला ज़ेर गौर हैं लंदन में। और दूसरी जानिब जो जावेद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपको बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। और सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे भी मजीद बात करेंगे। लेकिन जनाब ये दो चीज़ें बड़ी निकल कर डेवलपमेंट सामने आ रही, बार बार मुलाकातें हो रही हैं नवाज शरीफ साहब से, और ये कहा जा रहा है कि अभी शायद वो वक्त नहीं आया कि आपको पाकिस्तान वापसी करनी हो, और पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले खान साहब की मुलाकात हुई है बाबर अवान से, और बाबर अवान जो कि कानूनी मामलात में जो उनकी राय होती है या उनके जो मामलात होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम समझे जाते हैं खान साहब के लिए। और 13 अगस्त के हवाले से, 13 अगस्त के जलसे के हवाले से बातचीत की गई है, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर उम्मीद है कि अब PTI नहीं होगा बल्कि 2/3 PTI होगा। सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक बताइएगा, 13 को क्या कोई अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि अगर 1 महीने में नहीं होता है, आप इलेक्शंस नहीं करवाते, तो क्या करने जा रहे हैं? कुछ है अंदर की खबर इस हवाले से?
देखें, इमरान खान ने तय कर लिया है कि अब वो वफाकी हुकूमत को नहीं चलने देंगे और 13 को वो एक तारीख का ऐलान कर देंगे, डेडलाइन दे देंगे और उसके बाद उनके पास बड़ा आइडियल मौका है, उनके पास आइडियल सिचुएशन है। वो बहुत तगड़े हैं, सब कार्ड इमरान खान के हाथ में हैं, सब नज़रें बनी गाला पर हैं। यहाँ तो हमने पहली स्टोरी ये की ना कि बड़े फैसले लंदन में हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त फैसले जो करने हैं ना लंदन में, ठीक है वो अपने तौर पर फैसले कर रहे हैं, लेकिन असल में जो फैसले होने हैं इस हुकूमत के हवाले से वो बनी गाला से होने हैं। इमरान खान अगर ऐलान कर देते हैं एक तारीख का कि इस तारीख तक इलेक्शन अनाउंस कर दो वरना मैं इस्लामाबाद का घेराव करने जा रहा हूं, और वो करेंगे इस्लामाबाद का घेराव, और आप सिचुएशन देखें क्या होगी। ये खबर है आपकी राय है फैजाबाद वैसे? तक, ये मेरी खबर है। अच्छा। फैजाबाद तक इमरान खान वहां आके लोग बैठ जाएंगे, ये केपीके वाली साइड से लोग आकर बैठ जाएंगे, इस्लामाबाद टूल प्लाजा तक लोग आकर बैठ जाएंगे, इधर से 12 को से आगे जहां से मरी की हदूद शुरू होती है वहां तक लोग आके बैठ जाएंगे। केपीके में इमरान खान की हुकूमत, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत, कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत, चारों तरफ से वफाकी दारुल हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को घेर लिया जाएगा, उनको महदूद कर दिया जाएगा 26 किलोमीटर में। ये निकल नहीं पाएंगे यहाँ से और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये ना तो रास्ते खुलवा सकेंगे क्योंकि इनका तो इख्तियार ही फैजाबाद तक है, ये क्या करेंगे, इनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। और इमरान खान के पास खोने को कुछ है नहीं, जो उनको मिला हुआ है वो भी सरेंडर करना चाहते हैं। उनके पास पंजाब हुकूमत है, वो भी छोड़ना चाहते हैं, केपी की हुकूमत भी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक राय लोगों की ये भी है ना, जब मुखालिफिन कहते हैं कि अगर खान साहब को इलेक्शंस इतने ज्यादा मतलब अजीज हैं, उन जल्दी करवाना चाहते हैं, आधे से ज्यादा मुल्क में तो उनकी हुकूमत है, जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं, तो वो तोड़ दें, उनको खत्म करें आगे। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, मैं चाहूंगा कि उनको जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद फिर लेंगे। फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा सर, 13 अगस्त को ऐलान करने जा रहे हैं कि स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे 1 महीने में अगर आपने इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की, ऐसी खबरें आ रही हैं। इंशाल्लाह 13 अगस्त को, जैसा कि मैंने अर्ज किया था पहले कि आखिरी मरहला शुरू हो रहा है इस हुकूमत के खिलाफ, तो फिर जो भी लायमल होगा वो फिर खान साहब वहाँ पे अपनी तकरीर में जो है वो देंगे। सिद्दीक जान की खबर है कि स्ट्रीट पावर करने जा रहे हैं आप लोग, वैसे भी चारों साइड से घेर सकते हैं विफाक को आप, तो ये अब है पॉसिबिलिटी, क्योंकि खान साहब स्ट्रीट पावर को ज्यादा पसंद करते हैं, जलसे करना, जलसे जुलूस करना, आवाम को मोबिलाइज करना। जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक उन्होंने 26 साल जदोजहद की है, बिल्कुल जीरो से एक इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की है, तो वो तो अपने अवाम के ताकत के ऊपर ही बिलीव करेंगे जाहिर। ठीक है, साहब मेरा सवाल यह है कि पंजाब में कब आप जाके संभाल रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां और टास्क दिया गया है, बड़ा टफ टाइम आप देने जा रहे हैं नून लीग को। नहीं, कोई इतना वो नहीं है, कोई फॉर्मल रोल तो मेरा नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली जो है ये इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे, आपको इस 2 दिन में बेहतरी नजर आएगी काफी। ये जो मामला हैं, जो जैसे आज भी हमने अनाउंस किया कि हमारी कमिटमेंट्स हैं जो ये हमने पूरी करनी है, जो 25 मई को जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, जाहिर है कि वो हमारा एक अहम हिस्सा है हमारे इलेक्शन का भी। हमने वादा किया हुआ है लोगों से कि वो जो लोग जिन्होंने ज्यादतियां की हैं वो भुगतेंगे, तो जाहिर है उसके ऊपर तो हमने कार्रवाई करनी। वो आप दोबारा निकलेंगे तो दोबारा तो 25 मई नहीं हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, अब तो वो जो 25 मई करने वाले सारा जो एपरेटस था सरकार का, वो तो अब हमारे पास है। तो देखिए, उम्मीद है कि शायद उसकी जरूरत ना पड़े और ये हुकूमत खुद अकल कर ले उससे पहले। आपने जिस दिन ये अनाउंसमेंट की थी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब हम जलसा भी करेंगे और उसके बाद अगर अल्टीमेटम की एक डेट भी दे देंगे, उस दिन आपने ये भी बोला था कि सदर शायद ये कह सकते हैं शहबाज शरीफ को जरा एतमाद का वोट ले लें। इस पर भी काम हो रहा है? इस पर भी काम हो रहा है इंशाल्लाह। सब काम हम इकट्ठी करेंगे ताकि इस हुकूमत को ज्यादा मौका ना मिले संभलने का और इनको हम पार कर सकें। तो वो जो 2 वोटों की पे हुकूमत आप कहते हैं, लेकिन फिर भी इत्तेहादियों को अपनी साइड पे करेंगे, क्या करेंगे, मतलब उसका क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए जी, अब फिलहाल तो 172 नंबर तो इन्होंने खुद पूरा करना है ना, वो हमने तो नहीं करना। तो देखते हैं, इत्तेहादी भी जाहिर है काफी इनसे तंग है, वो भी अपना फैसला करेंगे और इनके अपने भी काफी लोग जो है वो अब इनसे मुतमईन नहीं है। वो समझते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है उस तरह तो हालात बड़े खराब हो जाएंगे, लिहाजा वो इससे काफी तंग है अपने सही भी। तो अब देखते हैं किस तरह से। लेकिन उसमें कानूनी पेचीदगियां आपको लगता है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगियां ज्यादा हैं, क्योंकि आप पार्टी की मंशा के खिलाफ तो वोट दे नहीं सकते, आप नायल हो जाएंगे। फिर इत्तेहादी, वही इत्तेहादी जो आपके साथ थे, वो दोबारा अगर आपकी तरफ आएंगे आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे? फिर लेकिन कर सकते हैं। एमकेएम का एक मसला है, एमकेएम इतनी अनपॉपुलर हो गई है कराची में कि उनके साथ बातचीत करने से काफी नुकसान हो सकता है।
तो शायद मेरा नहीं ख्याल से ये जो हमारी कराची की लीडरशिप है वो समझे MKM के साथ वो बातचीत करने पे शायद इतने राजी ना हो। बाकी जो है उनको देख लेंगे इंशाल्लाह। BNP है, PPP है, ये जमातें जो इनसे डेफिनेटली राब्ता वगैरह हुआ है कोई फवाद? कौन से राब्ता है? कौन से राब्ता है? क्योंकि नाराज वो भी हैं काफी ठीक ठाक। कौन से राब्ता है? BNP से, BAP से, इनसे परवेज खटक साहब इनके साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह जल्दी फॉर्मल मुलाकातें भी होंगी। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खबर देके गए। उन्होंने कहा जनाब सारी चीजें करेंगे, अब वो स्ट्रीट पावर भी कर सकते हैं, साथ साथ एतमाद के वोट की भी बात कर सकते हैं, लेकिन एतमाद के वोट में शायद गालिबन उनको कानूनी पेचीदगियां ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि आप पार्टी के बरखिलाफ तो वोट नहीं दे सकते ना। पंजाब में हमने देखा क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद इत्तेहादी को कह रहे हैं कि जनाब राब्ते में है हमारी, बड़ी खबर दे दी उन्होंने। जी बिल्कुल, इसमें मैं इस पे भी आता हूँ जो उनसे मैंने सवाल किया था। मैं आपको बता देता हूँ, ज़ाहिर है अभी फवाद साहब को क्योंकि ये अनाउंसमेंट नहीं हुई तो ज़ाहिर है वो खुद शायद इस पे बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन फवाद चौधरी साहब जा रहे हैं पंजाब में। ये बात उनकी दुरुस्त है कि उनको कोई वजारत तो नहीं मिल रही, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वजारत दाखिला के पॉलिसी डिसीजन सब के सब वो फवाद चौधरी साहब करेंगे, और जो जिनको वजारत दाखिला दी गई है वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और फवाद साहब जो देखेंगे वो 25 मई के मामलात हैं, शरीफ ख़ानदान और नून लीग से जुड़े हुए केसेस हैं, सानिया मॉडल टाउन के हवाले से मामलात हैं, तो बड़े तगड़े जिम्मेदारियों के साथ और बड़ी भारी तवक्कुआत के साथ पंजाब में फवाद चौधरी साहब को उतारा जा रहा है। ज़ाहिर है उनको वजारत इसलिए नहीं दी जा रही कि वफाक में भी उनकी यहाँ पर मरकज़ी सतह पर भी ज़रूरत है, लेकिन वो पॉलिसी डिसीजन जो हैं वो वजारत दाखिला के हवाले से वो फवाद चौधरी साहब लेंगे और उसके बाद उनको जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जो आप बात कर रहे थे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, तो शहबाज शरीफ साहब को 172 बंदे पूरे करने हैं। शहबाज शरीफ साहब को इत्तेहादियों को इंटैक्ट रखना है। तहरीक इंसाफ तो मुस्ताफियों के बाहर आ गई है, ये अदम एतमाद नहीं आ रही। अगर अदम एतमाद आ रही होती फिर तहरीक इंसाफ को पूरा करना है, लेकिन फिर भी वही बात ना कि जैसे इत्तेहादी, अब अगर आप एक इत्तेहादी की जगह आके सोचें, उन्होंने खान साहब की हुकूमत के साथ जाहिर सी बात है जो किया वो बेसिकली आवाम ये समझते हैं सही नहीं किया, उन्होंने अपनी इत्तेहादियों के खिलाफ ही मामलात किए। अब वो यहां से भी चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा उनके लिए? देखें इत्तेहादी जो हैं, अगर वो एक तो बात यह है कि नून लीग के कुछ लोग राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ के साथ, अगर वो एतमाद का वोट कहा जाता है सदर की जानिब से लें और 2-3 लोग मुस्ताफी हो जाते हैं, वो कहते हैं हम इस्तीफे दे रहे हैं, तो उन्हें पता है कि इस वक्त इस्तीफे दे के जाएंगे और तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है जीतना। और जो इत्तेहादियों की जहाँ तक बात है, इत्तेहादी अगर ये कह देते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हैं लेकिन हम शहबाज शरीफ को भी एतमाद का वोट नहीं देते, तो कोई मसला नहीं है उनके लिए, उनको तो सियासी तौर पर फायदा होगा। वो तो इस मौके पर हीरो बन जाएंगे कि जनाब हम तहरीक इंसाफ को छोड़ के, इमरान खान को छोड़ के शहबाज शरीफ के साथ आए थे, क्योंकि हमें लगता है कि शहबाज शरीफ बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पाकिस्तान को मिसाइल से निकालेंगे, इन्होंने तो और ज़्यादा बेड़ागार कर दिया है, लिहाजा हम इनको एतमाद का वोट नहीं दे रहे। अगर शहबाज शरीफ साहब 172 वोट पूरे नहीं कर पाएंगे तो असम्बली वैसे ही टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, मामला इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि पंजाब में जो मामला था ना, वहां पे रन ऑफ इलेक्शन था, वहां पे ये था कि पहले मरले में अगर कोई 186 नहीं ले पाएगा तो दूसरे मरले में जितने अवेलेबल में से ज्यादा जो ले लेगा वो बन जाएगा। वफाक में ऐसा नहीं। लेकिन चलो मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, एक सवाल टेक्निकल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लेट्स सपोज अगर हम प्रेडिक्शंस पर बात करते हैं FN बट्स पे, अगर वो कहते हैं एतमाद का वोट ले लें, 172 नंबर पूरे नहीं होते हैं, कुछ लोग मुस्ताफी हो जाते हैं, जो जमातें हैं वो कहती हैं नहीं हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, आपने वादे पूरे नहीं किए, आप ये कह रहे हैं टेक्निकली असेंबली टूट जाएगी, तो उसके बाद अगले इंतखाबात कैसे होंगे? निगरान हुकूमत बनाई जाएगी ना, वो किसकी मुशावरत से बनेगी? देखें अगर इसका जवाब अभी देना है तो उसमें तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि चाहे वो असम्बली में नहीं भी हैं लेकिन उनकी मुशावरत के बगैर, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर निगरान सेटअप नहीं बन सकता। तो वो कॉन्फिडेंट हैं कि भाई अगर आपने इलेक्शन कराना है, 22-23 करोड़ का मुल्क है और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, सबसे पॉपुलर जमात है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक है उसके पास, अगर उसके साथ आप मुशावरत नहीं करेंगे तो इलेक्शन वैसे मशकूक हो जाएंगे। तो इसलिए तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो असम्बली में हैं या नहीं हैं, ग्राउंड पर तो हैं, अवाम में तो हैं, पॉलिटिकल एक हकीकत तो हैं, तो वो ये समझते हैं कि उनसे बात की जाएगी, करनी पड़ेगी और उनके साथ बात के साथ ही, मुशावरत के साथ ही निगरान सेटअप जो है वो आएगा। ठीक है जनाब सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब सारी सूरत हाल पर बात करें, हमारे साथ मौजूद थे, फवाद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, एक बार फिर से वहाँ पर बमबारी की गई, काफ़ी लोगों को शहीद किया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
जनाब, प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फलस्तीन की सूरत हाल कल से काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। एक बार फिर से बमबारी की जा रही है, कई फ़लस्तीनों को शहीद किया जा रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। आबादकारियाँ की जाती हैं, उनको घरों से उनको हटाया जाता है और उसके बाद जो इसराइली फ़ौज के मजालिम हैं वो पूरी दुनिया दिखाती है, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और फ़लस्तीन एक बार फिर से मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। डॉक्टर जमील अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, काफ़ी बात हम लोगों ने की है इस हवाले से, काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है, लेकिन अब शायद बातों का वक्त भी गुजर चुका है। पूरी दुनिया नजरें बंद करके बैठी हुई है। 2 रोज़ में सर 24 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं करता, कोई बात नहीं करता, मगरबी मीडिया इसको दिखाता नहीं है और सारी चीज़ों पर आंखें बंद करके रखता है। सर, ये मामला क्या इस तरह से चलता आया है और इसी तरह से चलता रहेगा? न सिर्फ आंखें बंद करके रखता है इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ, बल्कि दरपर्दा अपने ही लोग कई लिहाज से सपोर्ट करते हैं, कई लिहाज से नज़रबंद अपनी चश्मपोशी करते हैं कि बेशक ये जो हो रहा है होता रहे। ऊपर से जुबानी कलामी एक आध बयान दे दिया। आप देखें, हमारे अपने ही ममालिक जो दोस्तों के और दूसरे हमारे OIC के ममालिक हैं और पाकिस्तान ने भी इस पर बयान तो दिया है, लेकिन जब कुछ और भी कर सकते थे या नहीं, जैसा कि आपने कहा कि ये वक्त आ गया है कि हम सोचें कि और क्या कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है, आपने कहा दुनिया अक़वाम बिल्कुल खामोश है। वो तो कश्मीर के मामले पर भी खामोश है, फ़लस्तीन के मामले पर भी खामोश है। फ़लस्तीन भी एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है, वेस्ट बैंक और गाज़ा। इसी तरीके से कश्मीर में भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंटरनेशनल लॉज की भी पासदारी नहीं की जा रही है और उसको बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और साथ साथ एक खास मंसूबा, मैं आपको 30 सेकंड में बता दूं कि ये कोई आज की बात नहीं है या ये 1917 की ही बात नहीं है, जबकि ओस्मान हुकूमत से छीन लिया गया ये इलाका और ब्रिटिशर्स ने काबिज हुए इस पर, और उसके बाद 1947 में UN ने पार्टीशन प्लान दे दिया। लेकिन ये बात जाती है 1897 में, जब ये प्लान बना था, जो एक ज़ायोनिज़्म के सरबराह थे इकट्ठे हुए और उनका कि फ़लस्तीनियों को हमें एक अपनी सरजमीन चाहिए, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर आपने देखा 1917 और उसके बाद 1947, और अब आप देखें, मैं फ़ौरन आ जाता हूँ इस जुल्म बर्बरियत, और इस जुल्म बर्बरियत पे थोड़ा सा आप अपना ध्यान अगर इस तरफ भी डाल लें कि अब्राहम अकॉर्ड भी हो गया, इतनी पिंगें भी बढ़ गई, दोस्तियां भी हमारी शुरू हो गई, हमारे चंद दोस्तों की दोस्तियां, तो ठीक है, हर मुल्क का अपना एक फॉरेन पॉलिसी है, हम उस पर तो एतराज नहीं कर सकते। लेकिन जब फ़लस्तीनियों की बात आएगी तो हम कहेंगे OIC के प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल 9 भी है जो कि चार्टर का दिया हुआ है, और OIC के आर्टिकल 10, मैं बता देता हूँ एक मिनट में, बल्कि आधे मिनट में। आर्टिकल 9 के तहत अगर चाहते तो वो OIC की मीटिंग कॉल करते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी सेशन बहुत जल्दी कॉल हो जाती है, उसका तरीका दिया हुआ है। और अगर वाकई में फ़लस्तीनियों का और उनके बेगुनाह खून का, और ये 24 अफराद, 6 साल की बच्ची आला और उसके साथ 203 अफराद जो बाकी जख्मी किए हैं, उसके अलावा ये 41 बाई 10 किलोमीटर का टुकड़ा, इस पे तकरीबन 700 के करीब रोड ब्लॉक लगाए हुए हैं। इस पे चेक पॉइंट, 100 से ज्यादा चेक पॉइंट बनाए हैं। फ़लस्तीनी अपने ही घर में बगैर परमिट के लिए अपने बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते और वापस नहीं आ सकते, तो उन्होंने ब्लॉक सारे लगाए हुए। ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो क्या हमारे OIC के जो अपने चार्टर में है और पैरा 2 OIC के चार्टर में का जिक्र को आगे बढ़ाया जाएगा, और हमारे पास आर्टिकल 10 है जिसमें सरबराहान का इजलास बुलाया जा सकता है, और इजलास बुलाने के बाद वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, जनरल असेंबली में जा सकते हैं, और बताया जा सकता है कि ये काउंसिल की अपने इंटरनेशनल लॉज की, देखिए, 2 चीजें बिल्कुल मबासलत रखती हैं। वहां भी ऑक्युपाइड टेरिटरी है, फ़लस्तीन में भी ऑक्युपाइड टेरिटरी है। ऑक्युपाइड टेरिटरी में 7 लाख से ज्यादा सेटलर्स को बैठा दिया गया है, यानी कि वहां बाहर से लोगों को इलाके आबादी में बैठा दिया गया है।
जो कि जद में आता है। एक तो ये है कि ऑक्युपाइड टेरिटरी में ये नहीं हो सकता जेनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 49 के तहत, और एडिशनल जो प्रोटोकॉल है उसके आर्टिकल 20 के तहत। और उसमें तो ये बात भी वाजह कर दी गई है 20 में कि अगर ऐसा हो कि बाहर से आबादी को बुला के और यहाँ बसाया जाए जैसे हो रहा है वहाँ फलस्तीन में, तो ऐसी सूरत में वार क्राइम का आर्टिकल 8 जो है वो अट्रैक्ट होता है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का। लेकिन बात तो यही है कि ये इंटरनेशनल कानून जो है वो मुसलमान और जो बेनाहक लोग, जो गरीब ममालिक के लोग बाकियों के भी, उनका तो खून बिल्कुल रायगा जाने में किसी को कोई दर्द ही नहीं है। अगर दर्द होता तो ये मसला हल हो जाता। मुझे ये मसला हल होता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है सर, उसकी एक वजह आपको लगता है सर, सॉरी टू कट यू आउट सर, लेकिन आपको लगता है ये भारत और इस्राइल के मरासिम दोस्ती किसी से ढकी छुपी तो नहीं है? भारत बड़ी तादाद में असलहा इस्राइल से खरीदता है और जाहिर सी बात है भारत ने मकबूजा कश्मीर को अपने पास रखा हुआ है, ज़बरदस्ती उसने कब्जा उस पर किया हुआ है, ज़ेर तसल्लुत है कश्मीर भारत के। और जाहिर सी बात है ये फ़लस्तीन जो है वो इस्राइल इस तरह के मजालिम कर रहा है। अगर ये फ़लस्तीन का मसला किसी तरीके से हल हो गया तो तमाम लोगों की नज़रें फिर कश्मीर की तरफ आ जाएंगी। क्या इस वजह से फ़लस्तीन का हल शायद कोई निकल नहीं पा रहा? नहीं, इसमें मबासलत तो है और इंडिया को ये पता है कि अगर उसका कोई मस्बत हल निकल आया तो वो एक नबीद बनेगी, एक मिसाल बनेगी कश्मीर का मस्बत हल निकालने के लिए। लेकिन साथ में मोदी गवर्नमेंट को ये अंदाजा भी है कि उसका जिस अंदाज में मनफी हल निकल रहा है, यानी कि उससे मुराद ये कि ओस्लो अकॉर्ड की डगियां उड़ाई जा रही हैं, पूरा उड़ती हुई नजर आ रही हैं आगे जाके, वो जिसमें कि ये कहा गया था कि ये 2 स्टेट थ्योरी का सिलसिला। लेकिन अब महसूस ये हो रहा है आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड और बाकी ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रही हैं दोस्तियां यारियों वाली, उसके बाद मालूम होता है कि जो इजराइल कहेगा वो होगा। ये 1 स्टेट वाला मामला चल पड़ेगा और ये जो यरूशलेम है उसका तो पहले ही आपने देख लिया कि यूनाइटेड नेशंस की उसमें क्लियर कट वायलेशन हुई है। उसकी काउंसिल की रेजोल्यूशन 2334 है वो, उसकी वायलेशन हुई है कि उधर कोई तो अब उन्होंने वहाँ यरूशलेम में अपना, आपको पता है कि हमने इस पर डिस्कस किया है, तल अवीव से दारुल खुला पे उन्होंने उधर शिफ्ट कर दी है, वो बात उन्होंने उधर कटाई में डाल दी। अब उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो कहीं डिस्कस नहीं हुई है, गोलान हाइट्स को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लीगलाइज कर दिया। जो कब्जा किया है इजराइल ने वो इजरायली टेरिटरी तस्लीम की जाती है और गोलान हाइट्स से 151 किलोमीटर से भी कम है ये तमाम इलाका, क्योंकि अगर कोई उनको कोई कुमक पहुंच सकती थी वहां के लोगों को तो गोलान हाइट के जरिए बहुत बेहतर तरीके से उनकी मदद हो सकती थी। अब वो पूरा मुकय्यद हो गए और उसके बाद अगर उनको कहा जाएगा, उनको इस नहज पे पहुंचा दिया जाएगा और कोई सपोर्ट भी नहीं दी जाएगी, तो कहेंगे जिस तरह आप कहते हैं उस तरह आप तस्लीम कर लो 1 स्टेट थ्योरी पर। और बस अब भी आप देखें कि कश्मीर का मामला जो है 5 मिलियन रेफ्यूजीज वो 1947 से बदर फिर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस के 5-6 कैंप हैं, उसमें बहुत थोड़े 1.5-2 लाख रेफ्यूजीज हैं, बाकी सारे दर बदर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। वही किसी के सर पर जूं नहीं रही थी। आपने वो बासलत मांगी इंडिया और फलस्तीन की। इंडिया तो इजराइल से एडवाइजर मंगा के कश्मीर के बारे में अपने एडवाइस देता रहा है कि इनको हम किस तरह। 2019 में 5 अगस्त को जो इकदाम उठाए थे उसके पीछे इसराइल ही था गालिबन, कि आप इसको अपनी टेरिटरी साबित कर दें। उसके पीछे तो खुद मोदी और आरएसएस का एक वो और हिंदुआता का एक नजरिया है, लेकिन उन्होंने इजराइल से एक लाइन ली है और तकनीत ली है और जाहिर है उस लिहाज से उनका भी वही प्लान है जो कि ओस्लो अकॉर्ड के बाद इजराइल ने उस तमाम चीज़ों की धज्जियां उड़ा दी। उनका भी यही है कि अब तो हमने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को, दुनिया के जो लॉज है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसकी बरक्स हमने अपनी मामलात अपनी मनमानी कर ली। अब क्या है, अब तो जिस तरह वहाँ वो 7 लाख फलस्तीनियों को बसा, 17,000 फलस्तीनियों को उन्होंने फलस्तीन में इजराइलियों को घर बना दिए, तो इसी तरीके से तकरीबन 12 लाख के करीब डोमिसाइल इशू करके और बसा दिया है बाहर से फलस्तीन में।
और फ़लस्तीन में अब तो एक्स जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको ज़मीनें दी जा रही हैं, कारोबारी लोगों को। अच्छा, गालिबन शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। डॉक्टर साहब डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन उम्मीद करते हैं जनाब कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी ज़िंदगी में ही आज़ाद हो जाए, क्योंकि ये वहाँ पर जो लोग हैं जिस कस्मा पुरसी से रह रहे हैं, जिस तरह से वो आज़ादी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और जिस तरह से पूरी दुनिया इन दोनों खित्तों के हवाले से खामोश तमाशाई बनी हुई है, ये एक सवाल या निशान है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही। कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।